हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करंट का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले इसी साल 2022 में जनवरी और फरवरी मंथ में जो चर्चित व्यक्ति, जो फेमस जो व्यक्ति रहे हैं, जो चर्चा में रहे हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जितने भी डेथ हुए हैं, जितने भी व्यक्ति थे जिनके अपॉइंट हुए हैं, किसी पद पे जो अपॉइंट हुए, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बिरजू महाराज के बारे में पढ़ेंगे। बिरजू महाराज की अगर बात की जाए तो बिरजू महाराज की अभी हाल ही में डेथ हुई है, जनवरी में ही। देखो, बिरजू महाराज की अगर बात की जाए ना, तो बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य करते थे। कथक नृत्य करते थे। और कथक जो नृत्य है वो उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत में भी मेनली उत्तर प्रदेश का। एक कथकली, एक अलग से एक नृत्य होता है कथकली, और कथकली भारत के कौन से राज्य का नृत्य है? केरल का। कथकली जो नृत्य है वो केरल राज्य का नृत्य है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और कथक नृत्य में माहिर हासिल थी किसको? बिरजू महाराज को, पंडित बिरजू महाराज, है ना। इंडिया का प्राइड थे ये, है ना, इंडिया का प्राइड थे। पूरे विश्व में कथक जो नृत्य है उसको ले जाने में अहम रोल था बिरजू महाराज जी का। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी 1937 को, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। और जो मृत्यु हुई वो अभी हाल ही में 17 जनवरी को 2022, ये जो हुई है दिल्ली में, दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो गई बिरजू महाराज की। बिरजू महाराज के बारे में और अगर बात की जाए तो बिरजू महाराज जो थे वो वास्तविक जो नाम था इनका, रियल जो नेम था वो था बृजमोहन। वास्तविक जो नाम था वो था बृजमोहन मिश्र। बृजमोहन मिश्र इनका वास्तविक नाम था। और कौन से घराने से संबंध रखते थे जो नृत्य था वो जो नृत्य जो था वो कौन से घराने का था? कालका बिंदादिन। कालका बिंदादिन घराने से बिलोंग करते थे। और कालका बिंदादिन घराने लखनऊ। उसके अलावा ये जो नृत्य इन्होंने जो सीखा था वो अपने चाचा से सीखा था। इनके चाचा का जो नाम था, एक तो शंभू महाराज, नाम याद रख लेना क्योंकि इनका भी संबंध कथक नृत्य से ही था। और दूसरा जो था लच्छू महाराज, इन दोनों का संबंध भी कथक से था। ये इनके चाचा थे, इन्हीं से इन्होंने नृत्य सीखा था बिरजू महाराज जी ने। उसके अलावा बिरजू महाराज जो थे उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले आज तक? तो पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1986 में, याद रख लेना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। उसके बाद 1987 में इनको जो पुरस्कार मिला वो बड़ा कालिदास सम्मान से इनको नवाजा गया। उसके बाद एक पुरस्कार और याद रख लेना, 2002 में जो दिया गया था, लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, ये जो थे इनको पुरस्कार दिए गए थे। और उसके अलावा फिल्मों में भी कोरियोग्राफी करते थे। तो फिल्मों के लिए जो इनको दिया गया था वो क्या था? फिल्म क्षेत्र में अगर बात करें तो 2012 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2012 में इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कौन सी फिल्म के लिए? तो साउथ की एक फिल्म थी, साउथ इंडिया की, उन्नाई कानाथू। कमल हसन डायरेक्टर था इसका। उन्नाई कानाथू, हिंदी में जो इसका वर्जन आया था उसका नाम था विश्वरूपम। जो फिल्म थी उसमें कोरियोग्राफी के लिए इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला था बिरजू महाराज जी को। ठीक है, नेक्स्ट 2016 में भी इनको पुरस्कार मिला था, वो था फिल्म फेयर पुरस्कार।
फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। और फिल्म फेयर पुरस्कार में कौन सी आपने ये मूवी अगर देखी होगी तो याद होगा, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण को गाना, उसमें डांस करते हुए, मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। इस गाने पे जो डांस किया, वो डांस की कोरियोग्राफी जो की गई थी वो बिरजू महाराज के द्वारा ही की गई थी। बिरजू महाराज ने ही डांस सिखाया था उसमें। तो बिरजू महाराज को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला बाजीराव मस्तानी मूवी के लिए, कोरियोग्राफी, इस सॉन्ग के कोरियोग्राफी के लिए दिया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया बिरजू महाराज ने, कोरियोग्राफी किया, जैसे उमराव जान में भी की थी और देवदास में भी इन्होंने कोरियोग्राफी की थी। ठीक है, तो इंडिया के प्राइड थे अभी, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, तो याद रख लेना बिरजू महाराज के बारे में। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे बिरजू महाराज के बारे में। बिरजू महाराज के बारे में बात की जाए तो जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 17 जनवरी 2022 को, हार्ट फेल, दिल्ली। ब्रजमोहन मिश्र इनका वास्तविक नाम था। घराना जो था वो काल का बिंदादीन इनका घराना था। चाचा थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज। पद्म विभूषण मिला 1986 में, 1987 में कालिदास सम्मान, 2002 में लता मंगेशकर। कौन सा नृत्य करते थे? कथक नृत्य करते थे। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया 2012 में उन्नाई कानाथू मूवी के लिए, विश्वम रूपम इसका हिंदी वर्जन था। और दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया बाजीराव मस्तानी फिल्म में मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी करने के लिए। चलो नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं गीता गोपीनाथ के बारे में। गीता गोपीनाथ के बारे में अगर देखा जाए तो गीता जो गोपीनाथ का नाम आप सभी ने सुना होगा। गीता जो गोपीनाथ थी, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला थी ये। 2019 में इस पद के लिए इसको अपॉइंट किया गया था, इसकी नियुक्ति की गई थी, बनने वाली पहली महिला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यहाँ IMF, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो है वाशिंगटन में। और IMF की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1945 में। ठीक है, और ये जैसे वर्ल्ड बैंक है मुहैया करवाता है देशों को, फंड देता है, इसी तरह IMF भी फंड देता है। तो उसकी मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। गीता गोपीनाथ का जो संबंध है भारत में कौन सी राज्य से है? पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता से संबंधित है गीता गोपीनाथ। ये तो थी पहले की बात है 2019 में, लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही? 21 जनवरी 2022 को क्या हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इसको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, उप प्रबंधक निदेशक अभी नियुक्त किया गया इसको, और इस पद पे भी आने वाली पहले, क्योंकि ये पद पहले नहीं था, पहली बार इस पद का सर्जन किया गया। इस पद पे किसको बैठाया गया है? गीता गोपीनाथ को बैठाया गया है। तो याद रख लेना है करंट का जो इश्यू है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। TS त्रिमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में। यूक्रेन के साथ जो रशिया का जो अभी विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसमें बार बार UN में भारत का स्टेटमेंट जो जारी करने वाला जो व्यक्ति आपने सुना होगा बार बार न्यूज़ में, वो TS मूर्ति जी हैं, त्रिमूर्ति जी। और उनके बारे में अगर बात किया जाए तो इन पे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में फिलहाल TS त्रिमूर्ति जी, 2020 से कंटिन्यू यही है। ठीक है, लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए तो वर्तमान में क्यों चर्चा में रहे, तो जो अभी फिलहाल हाल ही में जनवरी महीने में संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद होता है ना, UNSC, संयुक्त राष्ट्रीय सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अंडर एक कमेटी होती है जिसको कहा जाता है आतंकवाद विरोधी समिति। आतंकवाद विरोधी कमेटी एक समिति है, आतंकवाद विरोधी समिति। इस समिति का इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी। ये जो कमेटी जो बनाई गई थी, ये जो अमेरिका पे जब ओसामा बिन लादेन ने जब हमला किया था 9/11 का, उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी में जो सदस्य देशों की संख्या होती है वो होती है 15। और अभी फिलहाल भारत इसका अध्यक्ष है, याद रख लेना। इससे पहले भी भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है 2012 में। 2012 में इसका अध्यक्ष बन चुका है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है TS त्रिमूर्ति, TS त्रिमूर्ति। चलो MK प्रसाद।
एम के प्रसाद के बारे में अगर बात किया जाए तो एम के प्रसाद जो थे वो इन्वायरमेंट से संबंधित व्यक्ति हैं ना। इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु इसी वजह से चर्चा में रहे हैं। 17 जनवरी 2022 को ही इनकी मृत्यु हुई है। ये किस लिए चर्चा में थे? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं ये ना, प्रसिद्ध पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। और भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? केरल से। केरल में ही इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए। तो केरल में जो साइलेंट वैली है ना, जो शांत घाटी जो है, शांत घाटी जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो वन है उनको काटने से बचाने का कार्य इन्होंने किया है, लोगों को जागरूक किया है। तो इसी वजह से ये चर्चा में रहे थे। तो अभी हाल ही में इसका देहांत हुआ है, तो याद रखना है इनके बारे में, प्रोफेसर एम के प्रसाद। एक मूवमेंट भी चला हुआ था केरल में, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का भी इन्होंने नेतृत्व किया था एक समय में। और ये इस मूवमेंट की शुरुआत 1973 में की गई थी। एक एनजीओ था केरल में ही, केरल शास्त्र साहित्य परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस साइड में जो है ये नेशनल पार्क है, जो केरला में जो नेशनल पार्क है उन सब के बारे में बताया गया कि पहला शांत घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, अन्नामुदी याद रखना लेक भी है केरल में, और एरामविकुलम नेशनल पार्क है, मैथिकेतन नेशनल पार्क है, पंपदुम सोला नेशनल पार्क है। उसके अलावा पेरियार याद रख लेना, पेरियार झील भी है केरल में, और पेरियार के नाम से टाइगर रिजर्व भी है केरल में। और भारत की सबसे लंबी झील के बारे में अगर बात की जाए, भारत की सबसे लंबी झील वो भी केरल में है, वेम्बनाद जो झील है वो भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि केरल में स्थित है। और केरल जो है वो कोस्टल लाइन से लगने वाला भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। कोस्टल लाइन जो समुद्र से भारत को जो टच करने वाले राज्यों में पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा, तो फिर गुजरात होगा। और ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि केरल का जो नंबर है वो 5वां, दूसरा नंबर कहाँ किसका आता है? आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा हो गया महाराष्ट्र, और 5वां नंबर आता है केरल का। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अभी अपन अरिजित पटेल के बारे में बात करते हैं। अरिजित पटेल की अगर बात की जाए तो पहले आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके पूर्व गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, 24वें गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान अगर गवर्नर की बात की जाए कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई का जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई के कौन से गवर्नर, नंबरिंग याद रख लेने जरूर, 25। आरबीआई के बारे में बात किया जाए तो आरबीआई को 1935 में स्थापित किया गया था, और जिस समय स्थापना की गई थी उस समय जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता में, और वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो आरबीआई को कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। तो उर्जित पटेल के बारे में करंट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो वर्तमान में क्या है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी हाल ही में 9 जनवरी को उर्जित पटेल को। और एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 2016 में एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था, मुख्यालय था बीजिंग चाइना में, और 105 सदस्य देशों की संख्या है उसकी। तो उसका फिलहाल अभी उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इसी बैंक का, ठीक है। और उर्जित पटेल के बारे में बात की जाए तो इंडिया में एक पॉलिसी जो है, एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था उर्जित पटेल को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइलिन फोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, नाम सुना होगा इसका भी, साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड अभी हाल ही में 2022 में ही जनवरी की ही बातें, मिसेज वर्ल्ड का जो किताब है वो अभी जीता है इन्होंने। और साइलिन फोर्ड का जो संबंध है वो यूएसए से है, यूएसए से बिलोंग करती है। और ये जो कंपटीशन जो हुआ था मिसेज वर्ल्ड का वो भी यूएसए में हुआ था। और इसके बारे में बात किया जाए तो साइलिन फोर्ड अभी याद रख लेना मिसेज वर्ल्ड का किताब जीत चुकी है, यूएसए की रहने वाली है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मिसेज वर्ल्ड जो था, ये जो कंपटीशन था इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। और 1984 में सबसे पहले जो पुरस्कार जो किताब जो जीतने वाली वो श्रीलंका की एक महिला है जिसका नाम जो है रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, रोजी सेनानायके जो थी उन्होंने सबसे पहला किताब हासिल किया था। आज तक श्रीलंका ने तब से लेकर आज तक 2 बार ये किताब जीत चुकी है। सबसे ज़्यादा बार यूएसए 8 बार जीत चुका है, इंडिया 1 बार आज तक जीत चुका है। और भारत की तरफ से जो आज तक 1 बार जो जीता वो किसने जीता है, आदिति
आदिति गोवत्रीकर ने 2001 में भारत की तरफ से मिसिज वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, मिस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देखना यहाँ पे, मैं मिस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसिज वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। और भारत की तरफ से अब की बार जो पार्टिसिपेट किया था, जो रिप्रेजेंट किया था भारत को, वो किया था नवदीप कौर ने। तो नवदीप कौर जो टॉप 15 में ही स्थान बना पाई, उससे आगे नहीं जा पाई। लेकिन नवदीप कौर के बारे में याद रख लेना कि नवदीप कौर को भी अभी एक उसके अंडर ही एक जो नेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइन जो है उसके लिए एक अवार्ड अभी दिया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरनाज संधू के बारे में देखते हैं। अब हरनाज संधू का नाम सबने सुना होगा। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का किताब इन्होंने हासिल किया है और किताब जीतने वाली पहली सिख महिला, ये भारत की रहने वाली, पंजाब की, तो पहली सिख महिला है किताब जीतने वाली। मिस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, मिस यूनिवर्स नए कंपटीशन होते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड की बात करें तो एक मिस वर्ल्ड होता है, मिस वर्ल्ड के बाद एक मिस यूनिवर्स होता है, मिस यूनिवर्स के बाद करें तो मिस अर्थ होता है एक, और उसके बाद एक होता है मिस इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये कंपटीशंस होते हैं जो ब्यूटी कंपटीशंस है। तो किताब हरनाज सिंधु ने जीता मिस यूनिवर्स का, और अभी तक 3 ही भारतीय महिलाओं ने आज तक ये जीत पाई है मिस यूनिवर्स। उसमें से तीसरी जो महिला बन गई वो हरनाज संधू बन गई है, और 2021 में इनकी किताब अपने नाम किया था इन्होंने। उससे पहले किसने जीता, तो भारत की सबसे पहले मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता 2000 में, उसके बाद हरनाज सिंधु को अपन पढ़ चुके 2021 में। उसके अलावा मिस वर्ल्ड की अगर बात किया जाए कि मिस वर्ल्ड की किताब इंडिया में कितने आ चुके, तो 6 बार मिस वर्ल्ड की किताब इंडिया में आ चुके हैं। सबसे पहले रीता फारिया ने 1966 में, उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और अभी मानुषी छिल्लर जो आई थी वो 2017 में आई थी। और मानुषी छिल्लर का जो संबंध वो हरियाणा से है। हरियाणा में कौन से जिले से, झज्जर से बिलोंग करती है मानुषी छिल्लर। और अभी इनकी फिल्म आने वाली है और उस फिल्म का नाम होगा पृथ्वी राज, और उसमें अक्षय कुमार के साथ इन्होंने सहयोगिता, अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का रोल किया है और मानुषी छिल्लर ने सहयोगिता के रूप में काम करेगी अभी जो मूवी आने वाली है उसमें। चलो नेक्स्ट, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया गया रेलवे का ही, रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है इनको। तो रेलवे बोर्ड का पहले था सुनीत शर्मा था इनसे पहले, और अभी फिलहाल विनय कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंट जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 1905 में रेलवे बोर्ड को स्थापित किया गया था। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लेना, जो बजट है ना, जो बजट है, बजट के बारे में अगर बात की जाए तो रेल बजट और आम बजट जो थे पहले अलग पेश होते थे। 1924 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और कौन सी कमेटी की सिफारिशों से, एटवर्थ समिति की सिफारिशों से। इस समिति ने सिफारिश की थी क्योंकि रेल बजट जो था इसका जो था वो 80% हिस्सा हो जाता था बजट में, तो इसी वजह से इसको अलग कर दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल याद रख लेना 2017 का जो बजट पेश किया गया वो रेल बजट और आम बजट जो था, जनरल जो बजट था, उन दोनों को एक कर दिया गया है। और 2016 में एक कमेटी बनी थी जो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति कमीशन जो था, नीति आयोग का एक सदस्य था जिसका नाम था विवेक देवराय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। ऋषि ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को दोबारा से आम बजट में मिला दिया जाए। 2016 में सिफारिश से की थी, तो 2017 का जो बजट था उसके बाद से आज तक अभी कंटिन्यू याद रखना, रेल बजट और आम बजट दोनों साथ पेश दोबारा से होने लगे। पहले क्या होता था, 1924 से लेकर 2016 तक पहले रेल बजट पेश होता था और उसके अगले दिन आम बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से याद रख लेना दोबारा दोनों को साथ पेश किया जाने लगा। भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना वो पेश करता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी ये बताना अभी फिलहाल भारत का रेल मंत्री कौन है। चलो जी अशोक कुमार के बारे में अभी देखते हैं।
अशोक कुमार जो है उनकी भी अभी अभी नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक इनको बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक इनको बनाया गया है। नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, गंगा को जो क्लीन करने का जो मुहिम अभी उठाया गया है उसका अभी महानिदेशक इनको बनाया गया अशोक कुमार जी को। और ये किस उपनाम से जाना जाते हैं? रेन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी इनको जाना जाता है, रेन मैन ऑफ द इंडिया। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने एक योजना चलाई थी, जल शक्ति अभियान। उस योजना का नाम था जल शक्ति अभियान। कैच द रेन, एक अभियान चला था, इस वजह से इनको रेन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक अगर वाटर मैन ऑफ द इंडिया पूछ लिया जाए तो याद रख लेना वो है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक।